दूर पहाड़ियों की खामोशी में जब विश्वासघात की गूंज सुनाई दी, तो उस दिन केवल हवाएं नहीं रुकी थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कलेजा कांप गया था। मणिपुर के चंदेल जिले की वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती हैं, उस सुबह खून से लाल होने वाली थीं। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, और न ही ये कहानी सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई की है। ये कहानी है भारतीय सेना के उस प्रोएक्टिव रुख की जिसने हॉट परस्यूट के मायने बदल दिए। मणिपुर की वादियों में 6 डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपनी रूटीन गश्त पर था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ऐसी चौकसी थी। लेकिन घात लगाकर बैठे कायरों की नीयत कुछ और ही थी। NSCN-K और KYKL जैसे उग्रवादी संगठनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची थी जिसका मकसद केवल हमला करना नहीं, बल्कि भारतीय सेना के मनोबल को चोट पहुंचाना था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। IED के उस विस्फोट ने शांत वादियों को चीख पुकार से भर दिया। इससे पहले कि हमारे जवान संभल पाते, पहाड़ियों की चोटियों से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और LMG की गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वो मंजर भयावह था। चारों तरफ धुआं, आग और अपने साथियों को खोने का दर्द। उस दिन हमने अपने 18 जांबाज खो दिए। ये भारत के सैन्य इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की आहट था। जब शहीद जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके गांवों में पहुंचे, तो पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा था। सवाल उठ रहे थे, क्या हम बस यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या हमारी सीमाओं की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है? लेकिन दिल्ली के वॉर रूम में कुछ और ही पक रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक एक ही बात गूंज रही थी, इनफ इज इनफ। इस ऑपरेशन के पीछे 3 सबसे बड़े दिमाग काम कर रहे थे। पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी बड़े मिशन से पहले दिखाई देती है। दूसरे थे थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जिनका संकल्प पत्थर की लकीर की तरह था। और तीसरे थे तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, जिनकी सादगी के पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति छिपी थी। इन तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार जवाब वैसा ही होगा जैसा दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन समस्या ये थी कि आतंकी हमला करके म्यांमार की सीमा के अंदर भाग गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के पेच फंसे हुए थे। किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर हमला करना युद्ध का आह्वान हो सकता था। मगर भारत ने तय कर लिया था कि संप्रभुता का सम्मान तभी तक है जब तक वो आतंकी अड्डों की ढाल न बने। खुफिया एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया। सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस से पता चला कि उग्रवादी म्यांमार के घने जंगलों में 2 मुख्य कैंपों, कोन्याक और पोन्यो में छिपे हुए हैं। वे जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे सुरक्षित हैं। उन्हें भारत की रक्षात्मक नीति पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो भूल गए थे कि अब दिल्ली की गद्दी बदल चुकी है। ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के घातक कमांडोज को। ये वो शिकारी थे जो रात के अंधेरे में भी सुई की नोक ढूंढ सकते थे। मिशन बेहद गुप्त था, इतना गुप्त कि सेना के कई आला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। कमांडोज को दीमापुर और इन्फाल के बेस कैंप्स में इकट्ठा किया गया। रिहर्सल शुरू हुई। घने जंगलों के बीच हूबहू वैसे ही डमी कैंप बनाए गए जैसे म्यांमार में थे। हर कमांडो को पता था कि अगर एक भी गलती हुई तो वे म्यांमार की जेल में होंगे या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। 9 जून की वो काली रात, आसमान में बादल छाए थे जो हमारे कमांडोज के लिए कुदरती ढाल बन गए। भारतीय वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। कमांडोज को सीमा के बिल्कुल करीब उतरा गया। वहां से आगे का रास्ता पैदल तय करना था। म्यांमार के वो जंगल इतने घने थे कि वहां हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जहरीले सांप, दलदल और कटीली झाड़ियां, हर कदम पर मौत खड़ी थी। लेकिन उन रणबांकुरों के दिल में 6 डोगरा के अपने भाइयों की शहादत की आग जल रही थी। कमांडोज की 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम कोन्याक कैंप की तरफ बढ़ी और दूसरी पोन्यो की तरफ। वे रेंगते हुए बिना कोई आवाज किए दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आतंकी अपनी गहरी नींद में थे। शायद उसी हमले के सपने देख रहे होंगे जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। अचानक हॉरर शुरू हुआ। कमांडोज ने पिंसर मूवमेंट का इस्तेमाल किया।
चारों तरफ से घेराबंदी करके एक साथ फायरिंग शुरू की गई। रॉकेट लॉन्चर्स ने आतंकियों के बंकरों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया। आतंकी बौखला गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। वे अपनी AK-47 उठाकर बाहर निकले, लेकिन स्पेशल फोर्सेस की सटीक फायरिंग ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। धुआं, चीखें और बारूद की गंध, पूरा कैंप शमशान घाट में तब्दील हो गया। लगभग 45 मिनट तक चली उस भीषण मुठभेड़ में दर्जनों आतंकी ढेर कर दिए गए। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, वापसी। म्यांमार की सेना को भनक लग सकती थी। कमांडोज को तुरंत वहां से निकलना था। वे वापस उसी तेजी से लौटे जिस तेजी से गए थे। हेलीकॉप्टर्स तैयार थे। जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ियों को छुआ, तब तक हमारे सभी जांबाज भारतीय सीमा के अंदर सुरक्षित आ चुके थे। सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन में भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसे कहते हैं सैन्य श्रेष्ठता। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। पाकिस्तान से लेकर चीन तक सब हैरान थे। भारत ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसने सीमा पार जाकर आतंकियों को मारा है। मनोहर पर्रिकर जी का वो बयान आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्हें भारत से डर नहीं लगता, वे अब डरना शुरू कर दें। इस ऑपरेशन ने एक नया शब्द दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, लेकिन इसने आने वाले समय के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इसने आतंकियों को बता दिया कि अब वे सीमा पार करके सुरक्षित नहीं रह सकते। अब भारत केवल अपनी सीमा की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारेगा। यह कहानी उन 18 जवानों के बलिदान की परिणति थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। यह कहानी उन कमांडोज के साहस की थी जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। और यह कहानी उस नेतृत्व की थी जिसने कूटनीति और सेना के बीच एक ऐसा संतुलन बिठाया कि आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले दुश्मन 100 बार सोचता है। 21 पैरा SF के उन गुमनाम नायकों ने उस दिन इतिहास नहीं रचा था, बल्कि उन्होंने आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रखी थी। वो पहाड़ियां आज भी गवाह हैं कि जब जब भारत के सम्मान को ललकारा जाएगा, तब तब म्यांमार जैसी गूंज सुनाई देगी।